नमस्कार दर्शक मित्रों, खबरों की खबर लेने वाली हमारी यूट्यूब चैनल खबरदार के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त जय नारायण व्यास। दोस्तों, प्रश्नों का प्रश्न आज ये है कि क्या शरद पवार का अगला राजनीतिक कदम महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? होने क्या जा रहा है? जब से 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम, तब से काफी हलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी में काफी टूट फूट हुई, तृणमूल कांग्रेस में भी हुई, बिहार में भी कुछ नया जुनी होगी, उसके समाचार आ रहे हैं। होने क्या जा रहा है आखिर? एक समय था, अगर अजित दादा पवार रहे होते तो करीब करीब दोनों एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार, वो एक साथ जुड़कर एक बनकर उभरने वाली थी। शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। लोकसभा चुनाव से पहले अब जब एनसीपी शरद पवार ही बच गई है और अजित पवार रहे नहीं, तब क्या हो सकता है और कौन से रास्ते शरद पवार जैसे एक पीढ़ राजनीतिज्ञ के सामने खुले हैं? दोस्तों, भारतीय राजनीति में यदि किसी नेता की रणनीति, धैर्य और समयानुकूल निर्णय लेना पर्याप्त माना जाता है, तो वो नेता का नाम है शरद पवार। पिछले 6 दशकों में उन्होंने अनेक बार ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डाला है। आज एक बार फिर वही प्रश्न हमारे सामने है, क्या शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगे या फिर भाजपा नित एनडीए के साथ हाथ मिलाकर राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर करेंगे, या फिर अपनी पुरानी शैली के अनुरूप अंतिम समय तक सभी विकल्प खुले रखते हुए रण मैदान में बने रहेंगे? ये तीनों विकल्प शरद पवार के सामने खुले हैं। प्रश्न ये है कि वो कौन सा विकल्प पसंद करेंगे। देखिए, पहला विकल्प कांग्रेस में विलय। यह संभावना पहली नजर में स्वाभाविक लगती है, क्योंकि एनसीपी की वैचारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से ही निकली है और इसीलिए वैचारिक पृष्ठभूमि के दायरे में रहते हुए कांग्रेस या एनसीपी दो में से एक को भी इसमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो अपनी नीति रीतियों में, ऐसा नहीं लगे। प्रश्न दूसरा है कि कांग्रेस क्या चाहेगी। कांग्रेस जानती है कि महाराष्ट्र में भाजपा को चुनौती देनी है तो विपक्षी मतों का बिखराव रोकना अत्यावश्यक है। यदि एनसीपी शरद पवार कांग्रेस में विलय कर लेती है तो विपक्ष का संगठन अधिक मजबूत हो जाएगा, महाराष्ट्र में उनकी पकड़ बढ़ेगी, उसमें दो मत नहीं है। इसके अतिरिक्त संसाधनों का एकीकरण होगा, सीटों का तालमेल आसान होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को मजबूती का संदेश जाएगा।
मगर कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? क्या शरद पवार अपनी बनाई हुई पार्टी को समाप्त कर देंगे और कांग्रेस में विलय हो जाएंगे? यही इस पूरे समीकरण का सबसे कमजोर पहलू है। 1999 में उन्होंने केवल एक पार्टी नहीं बनाई थी, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देते हुए अपनी अलग राजनीतिक पहचान स्थापित की थी। ऐसे नेता के लिए अपनी पार्टी का विलय केवल संगठनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक और भावुकता से जुड़ा हुआ निर्णय भी हो सकता है। आगे बढ़े, दूसरी चुनौती क्या है? एनसीपी के अनेक नेता अपनी राजनीतिक पहचान खोना नहीं चाहेंगे। अगर वो कांग्रेस में जाए तो समंदर में जब नदी मिलती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक हद तक उसकी पहचान रहती है, मगर उसके बाद उसका समुद्र में विलय हो जाता है। तो विलय का अर्थ क्या होगा? टिकट वितरण में संघर्ष होगा, संगठनात्मक पदे है उन पे पुनर्विचारणा होगी, स्थानीय नेतृत्व में हो सकता है असंतोष हो, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला है। इसी कारण पार्टी नेतृत्व ने अभी तक विलय की खबरों का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया। अब हम आते हैं दूसरे विकल्प पर। दूसरा विकल्प है भाजपा एनडीए के साथ जाना। यही यह संभावना है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अधिक हलचल पैदा की। हाल के दिनों में विभिन्न नेताओं की मुलाकातों ने राजनीतिक अटकलों और तेज किया है। हालांकि इन बैठकों को किसी औपचारिक समझौते का प्रमाण नहीं माना जा सकता, मगर कुछ न कुछ कहीं न कहीं संदेश इससे निकलकर आता है। भाजपा को अगर एनसीपी उनसे जा मिले तो क्या लाभ होगा? शरद पवार उनके साथ बैठे तो क्या लाभ होगा? यदि शरद पवार का समूह एनडीए के साथ जाता है तो विपक्ष और कमजोर होगा। मराठा राजनीति में भाजपा की पकड़ और मजबूत हो सकती है। शरद और अजित पवार गुटों के बीच दूरी कम होने की संभावना बनेगी और महाराष्ट्र में भाजपा का सामाजिक और राजनीतिक आधार और व्यापक होने की संभावना देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर ये न करे और आगे चले कि शरद पवार को इससे क्या लाभ होगा? यदि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में स्थिर भाजपा की सरकार बनती है तो वो सत्ता के साथ रहेंगे, विकास परियोजनाओं में सहयोग करेंगे, प्रशासनिक प्रभाव रहेगा, संसाधनों तक बेहतर पहुंच रहेगी और राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। शरद पवार हमेशा व्यवहारिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और उनका जो लचीलापन है, वो लचीलापन के लिए शरद पवार को शायद ही कोई आज के राजनीति में ऐसा नेता हो जो उनको मात दे सके। लेकिन सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? यदि वे भाजपा के साथ जाते हैं, मान लो कि शरद पवार भाजपा के साथ चले गए, तो कठिन प्रश्न होंगे। वर्षों तक भाजपा के विरुद्ध की गई राजनीति का क्या होगा? विपक्षी मतदाता इसे कैसे स्वीकार करेंगे? उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ संबंध कैसे प्रभावित होंगे? क्या कार्यकर्ता इस निर्णय को सहज रूप से स्वीकार करेंगे? यही कारण है कि यह निर्णय आसान नहीं होगा। अब तीसरे विकल्प पे आते हैं। तीसरा विकल्प है अंतिम समय तक प्रतीक्षा करना, जिसमें शरद पवार माहिर माने जाते हैं। यही विकल्प
शरद पवार की राजनीतिक शैली का सबसे अधिक मेलजोल करता हुआ विकल्प दिखता है। वे परिस्थितियों का आकलन करते हैं, चुनावी हवा, जनमत, सीटों का गणित, राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता बनने की संभावना को देखते हैं और इसके बाद अंतिम क्षण में निर्णय लेना, ये शरद पवार की पहचान रही है। तो हो सकता है कि शरद पवार अंतिम घड़ी तक नापतोल करते रहे, मगर निर्णय आखिर जाके जब थोड़ा ही समय बच जाता है, उसी समय लिया जा सकता है। संभव है कि लोकसभा चुनाव तक किसी भी पक्ष के लिए विकल्प खुले रखे, देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि आज किसी भी पक्ष दावे के साथ नहीं कह सकता कि लोकसभा में वो पूर्ण बहुमति लाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने काफी गोलमाल की है, मगर आगे चल के वो कितनी कर पाएगा, कितना सफल रहेगा उसमें, ये भी देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या मिल रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये मिल रहे हैं कि वर्तमान घटनाक्रम जो चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, उसमें तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट बनकर उभर कर सतह पे आ रही है। पहली, कांग्रेस में विलय की चर्चा अवश्य है, पर अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव या निर्णय सामने नहीं आया है। दूसरी, भाजपा और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के बीच संवाद की अटकलें हाल की बैठकों के बाद तेज हुई हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने किसी औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं की। तीसरी, महाराष्ट्र राजनीति में व्यक्तिगत संवाद और राजनीतिक विकल्प खुले रखना कोई असामान्य बात नहीं है, इसलिए केवल बैठकों के आधार पर अंतिम निर्णय निकालना उचित नहीं होगा। दोस्तों, ये पृष्ठभूमि के साथ अगर आप मेरा मत जानना चाहे तो मैं मानता हूं कि यदि केवल उपलब्ध राजनीतिक संकेतों और संगठनात्मक हितों, सत्ता की राजनीति और नेतृत्व की शैली का विश्लेषण ही किया जाए तो वर्तमान समय में कुछ संभावनाएं इस तरह सतह पर आती है। एक है कांग्रेस में विलय, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से उसकी प्रोबेबिलिटी, मैं मैथ्स का विद्यार्थी रहा हूं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी उसकी 33 से 40% उभरती हुई लगती है कि एनसीपी कांग्रेस में विलय हो जाए। भाजपा एनडीए के साथ समझौता या सहयोग होने की सबसे ज्यादा शक्यता लगती है। उसके लिए मैं 45 से 50% तक का वोट या मार्क्स दूंगा। स्वतंत्र रहकर चुनाव बाद निर्णय लेने की बात का जहां तक सवाल है, उतनी ज्यादा आकर्षक नहीं लगती। सिर्फ 15 से 20% ये शक्यता हो सकती है। तो तीनों शक्यताओं को देखो तो भाजपा के साथ एनसीपी चली जाए, शरद पवार एनसीपी, वो शक्यता सबसे ज्यादा है। प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, वो भाजपा के नेतृत्व के काफी नजदीक रहे हैं और इसके लिए कुछ वजह भी है। तो आने वाले समय में जो मेरी ओर से अगर आप मुझे पूछे कि संभावना एनसीपी एनडीए के साथ चली जाए कितनी है, तो मेरा उत्तर है 45 से 50%। कांग्रेस में विलय की संभावना 35 से 40% और अंतिम स्वतंत्र रहकर चुनाव के बाद निर्णय करने की संभावना 15 से 20%। वो नहीं होगी। मैं मानता हूं कि एनसीपी
उतनी चतुर तो है कि वो सत्ता का मार्ग पसंद कर लेगी। कौन सत्ता पे आ रहा है, ये जो हवामान निष्णात कहे हम, तो शरद पवार एक इस देश के ऐसे हवामान निष्णात है जिनकी जो आकलन है वो शायद ही गलत जा सकती है। और मैं मानता हूं कि इनके पास जो ताकत है, मराठा वोट बैंक की ताकत है, अजित पवार रहे नहीं, तो इस संयोगों में सबसे ज्यादा संभावना शरद पवार गुट एनसीपी की आज की तारीख में भाजपा एनडीए के साथ जाने की दिख रही है। उसके बाद शायद कांग्रेस का नंबर लगे। चुनाव तक वो अलग पार्टी बने रहे, वो शक्यता नहीं दिखती। तो अगर हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो शरद पवार भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से है जो कभी भी अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं खोलते। उनकी राजनीति का मूल मंत्र रहा है, निर्णय परिस्थितियां तय करती है, भावनाएं नहीं। इसी कारण महाराष्ट्र की राजनीति में अंतिम फैसला तब तक निश्चित नहीं माना जा सकता जब तक स्वयं शरद पवार सार्वजनिक रूप से अपनी रणनीति घोषित न करे। आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा, क्या शरद पवार विपक्ष को मजबूत करेंगे, सत्ता के साथ नया अध्याय शुरू करेंगे, या फिर एक बार फिर स्वयं को किंग मेकर की भूमिका में स्थापित करेंगे। क्या करेंगे शरद पवार? अंग्रेजी में अगर कहे इसे तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, प्रश्नों का प्रश्न ये है, सवालों का सवाल यह है कि शरद पवार किसका दामन थामेंगे, भाजपा वाली एनडीए का, या फिर कांग्रेस के साथी दलों और कांग्रेस का, या फिर इंतजार करेंगे। मैं मानता हूं आने वाले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं कुछ तो आसार दिखने लगेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी चैनल, हमारी चैनल, आपको घटनाक्रम से जुड़े रखने वाले चैनल खबरदार। नमस्कार, मैं डॉक्टर जय नारायण व्यास।